तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण वो वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गई थी और हम लोग उसके आगे वीडियो नहीं बना पाए। तो ये क्लास 7th जियोग्राफी एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 2 है, चैप्टर 7 का पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जहां तक पढ़े थे पार्ट 1 में, उसके आगे से हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को हम बस्तियों के बारे में बता रहे थे, आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को याद होगा कि स्थायी बस्तियों के बारे में आप लोग बता दिया था और अस्थायी बस्तियों के बारे में आप लोगों को बता दिया था। गांव और शहर के बारे में भी हम लोग कुछ डिस्कशन किए थे। तो ये देखिए, कुछ शब्द आया था ऋतु प्रवास, इसके बारे में हम नहीं बताए थे तो इसको बता देते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग जो होते हैं मौसम के हिसाब से क्या होते हैं, अपने को शहरों में वो मौसम के हिसाब से वो प्रवास करते हैं, शहरों में जाते हैं ताकि उनको शिक्षा मिल सके, ताकि उनको रोजगार मिल सके। रोजगार की तलाश में वो क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग ऋतु प्रवास। देखिए, यहाँ पे सघन बस्तियों के कुछ चित्र दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सघन बस्तियां। यहाँ पे स्पेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, स्पेस जगह है ही नहीं। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति बस्तियां, दूर दूर बस्तियां हैं जिससे खुला वातावरण है। ये पर्यावरण के प्रतिकूल अपना आवास बना रहे हैं, लेकिन ये पर्यावरण के अनुकूल अपना आवास बना रहे हैं। पर्यावरण को कोई खतरा न पहुंचा के ये अपना बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ये यहाँ तक पढ़ लिए थे। वर्षा के समय ये शायद यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे जो छत होते हैं वो ढाल वाले छत होते हैं, ताकि उनका जो पानी है, जो छत पे बारिश हो रही है तो छत पे जो पानी गिर रहा है वो पानी आसानी से ढाल की तरफ प्रवाह कर सके। इस और वही चीज़ें अगर हम लोग जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं बरसता है या वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, वहाँ पे लोग छत को कुछ इस तरीके से बनाते हैं ताकि वो उस छत के पानी को जमा कर सकें। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। तो चलिए, यहाँ पे जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में ये देखिए, यहाँ पे स्टल्ट पर मकान का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। बारिश का पानी जमाव हो जाता है, यहाँ पे बहुत दिन तक पड़ा रहता है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ अपना घर बनाते हैं। ये देखिए, ये इग्लू शब्द आप पढ़े होंगे। बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाए जाते हैं, उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं? इनको कहते तो इग्लू हैं और एस्किमो प्रजाति की एक जीव होता है, उनके घरों को हम लोग कहते हैं इग्लू या फिर बर्फ के घर भी कह सकते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। शहरों में उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। ये देखिए, नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग क्या करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। राज्यों के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम आपको यहाँ लिखना है, ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, परिवहन। परिवहन क्या होता है आप सभी जानते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का जो मार्ग होता है, जाने का जो साधन होता है, उसको ही कहते हैं परिवहन। जैसे हो सकता है गाड़ी, हो सकता है हवाई जहाज, हो सकता है ट्रेन, हो सकती है बसें, हो सकती हैं कारें, हो सकता है मोटरसाइकिल, हो सकता है साइकिल। ये सारी चीज़ें परिवहन के ही साधन हैं। तो दोस्तों, परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं।
लोगों के और सामान के आवागमन के साधन होते हैं, ताकि अपने सामग्री को, अपने सामान को और खुद एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच सके। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करना। उस समय लोग पैदल चलते थे, क्योंकि उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस समय क्या, उसमें कोई साधन नहीं था, बैलगाड़ी, बग्गा गाड़ी, ये सारी चीज़ें, घोड़ा गाड़ी, यही सारी चीज़ें थी। उस समय लोग ज़्यादातर पैदल ही चलते थे। अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। पहिए का खोज आप सभी जानते हैं नवपाषाण काल में हुआ, जिससे परिवहन बहुत आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं, जैसे ये बैलगाड़ी हो गया, ये घोड़ा गाड़ी हो गया, इन सारी चीज़ों को भी आप इक्का दुक्का देखते होंगे। कुछ पिछड़े ऐसे स्टेट हैं, कुछ पिछड़े ऐसे जगह हैं जहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहाड़ों पे भी इनका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कई जगह ऐसी रोडें हैं जहाँ पे यातायात का साधन ले जाना वहाँ पे बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर घोड़े गाड़ी का ही प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, देखिए, आज परिवहन का जब साधन नहीं था, सुविधा नहीं था, तो लोग कई किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करते थे। लेकिन आज के समय में इतना आलसी इंसान हो गया है कि अगर इंसान को 1 किलोमीटर की यात्रा करना हो पैदल, तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो नहीं चलना चाहता। जिससे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बीमारियों का बहुत सारा कारण बनता है, क्योंकि लोग चलना नहीं चाहता और लोग आलसी हो गया है, सुबह उठना नहीं चाहता, लोग घूमना नहीं चाहता, फिरना नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें भी एक आलस का महत्वपूर्ण कारण है। चिंता, दिन भर चिंता लेके बैठे रहना, इन सारी चीज़ों का भी ये सल्यूशन है। दोस्तों, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका का एंडीज पर्वतमाला जो है वो सबसे लंबी पर्वतमाला है। आप सभी जानते हैं क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत जो है, वो एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एकांकागुआ। इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में। लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग। तिब्बत वाले क्षेत्र में याक का उपयोग एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को ढोने के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं लामा जो होता है, लामा का उपयोग कहाँ किया जाता है? लामा का उपयोग किया जाता है दक्षिण अफ्रीका का जो एंडीज पर्वतमाला है उसमें लामा का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। प्रारंभ में अनेक अन्य देशों के व्यापारी, जैसे भारत को अगर जाना है दक्षिण अफ्रीका, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचने में उनको कई महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। हवाई यात्रा में परिवहन को बहुत, मतलब कम समय में आप बहुत अत्यधिक दूरी तय कर सकते हैं, ऐसा बना दिया। भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। बताइए कितनी तीव्र तेजी से हम लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंच जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, और मात्र 6 से 8 घंटे के अंदर। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा को भी बचाते हैं। इस समय परिवहन के जो आधुनिक साधन हैं वो समय को भी बचाते हैं और ऊर्जा को भी बचाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, परिवहन उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के लिए, ये सारी चीज़ें, ये आप छोटी चीज़ें हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसको स्वर्ण चतुर्भुजी मार्ग कहते हैं। चतुर्भुज का मतलब आप जानते हैं किस तरीके से, ये इस तरीके का ये मार्ग है, इसे स्वर्ण चतुर्भुजी मार्ग कहते हैं। ये देखिए पक्की सड़क को आपको दिखाया गया है। ये सारी चीज़ देखते चलिए, आनंद भी लेते चलिए पढ़ाई का। और दोस्तों, पढ़ाई को टेंशन लेके ना करें यार, पढ़ाई को एकदम मज़ा करके करिए। ऐसा सोच के करिए कि जितना आनंद हमको इसमें मिल रहा है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको आनंद
इससे ज़्यादा मिलेगा। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। परिवहन के 4 मुख्य, अगर परिवहन की बात करें तो परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। जैसे हो गया रेलगाड़ी, जैसे हो गया वायुयान, जैसे हो गया जल मार्ग, ये सारी चीज़ें देखिए। सड़क मार्ग, सड़क मार्ग हो गया। हम लोग कहाँ कैसे कैसे यात्रा करते हैं भाई? अगर कोई पोज दे तो आप क्या बताएंगे? हम सड़क से करते हैं, हम ट्रेन से भी करते हैं, हम हवाई जहाज़ से करते हैं और पानी वाली जहाज़ से भी हम लोग करते हैं। तो परिवहन के मुख्य 4 साधन हैं। स्रोत अगर देखें तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं लास्ट है वायु मार्ग। ये परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। तो दोस्तों पहले हम सड़क मार्ग को निपटा देते हैं। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग वाले अगर मार्ग की बात करें तो वो है सड़क मार्ग। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि सड़कें पक्की भी हो सकती हैं और कच्ची भी हो सकती हैं। जैसे चित्र में आपको 7.6 से 7.7 में दिखाया गया है कि कच्ची सड़क क्या है, पक्की सड़क क्या है। यहाँ पे देखिए पक्की सड़क की बात की गई है और यहाँ पे देखिए कच्ची सड़क की बात की गई है, आप देख सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें जो यूपी बिहार और ये वाला जो एरिया आता है वहाँ पे सड़कों का जाल, पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राजमार्ग है। मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन है तो वो है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है हमारा ये मनाली लेह राजमार्ग। सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग, जो भूमि से होकर जाते हैं वो सड़कें सबवे कहते हैं, भूमिगत मार्ग। फ्लाईओवर हो गया, उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर आप देखे होंगे कि ये सड़क है और यहाँ से ये चीज़ें उठा दी जाती हैं, जैसे ये फ्लाईओवर हो गया। ये फ्लाईओवर ऊपर से भी गाड़ियाँ जाती हैं, नीचे से भी गाड़ियाँ आती हैं। ये मुख्यतः जहाँ पे शहरों की आबादी बहुत अधिक होती है, घने शहर होते हैं, वहाँ पे ऐसे राजमार्ग बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। दूसरा जो साधन है वो है हमारा रेल मार्ग। दूसरा जो साधन है हमारा है रेल मार्ग। रेल मार्ग की बात करें तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है। वाष्प के इंजन की खोज, औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति एवं तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है तो वो है भारतीय रेल। एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग किसके पास है तो वो है भारत के पास। एक चीज़ और देखिए, ये तो रेल मार्ग तो है ही, लेकिन आने वाले समय में बुलेट ट्रेन जो चंद घंटों में कहाँ से कहाँ ले जाएगी वो आप खुद ही आने वाले समय में देखेंगे। ये बहुत तेज़ गति से चलती है भाई साहब। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बताई गई है। जायनिंग ने लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु तल में 5072 मीटर है। ये देखिए जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी की ऊंचाई बता रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रेल मार्ग की बात। ये देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आप देख सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ जाता है, ये जाता है, ये देखिए व्लादिवोस्टॉक तक। सेंट पीटर्सबर्ग से ये जाता है
व्लादिवोस्टोक तक, ये रसिया में है। ये कहाँ पे है? ये है रसिया में है, जो दुनिया का, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूट में सेंट पीटर्सबर्ग प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से जा रहा है यहाँ तक। अब बात करते हैं जल मार्ग की। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था, और सबसे पहले 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा ने की थी। वहीं 1494 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और 1498 में दोस्तों ये भारत की खोज नहीं किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज, भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, न कि भारत देश की खोज किया था। इस को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए दोस्तों। चलिए जल मार्ग की बात करते हैं। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो पहला होता है अंतर्देशीय जल मार्ग, और दूसरा होता है समुद्री जल मार्ग। अब इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इनको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए किया जाता है। जैसे हमारे देश के अंदर कुछ नदियां हैं, हमारे देश के अंदर कुछ झीलें हैं, उन झीलों में जो जलमार्ग है उसे हम अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। ये क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग है। वहीं समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। ये मार्ग बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन जो बंदरगाह हैं, जैसे एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स में, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम बता सकते हैं? ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते चलिए कि हमारे, एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए कि एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन है। आप देख सकते हैं बंदरगाह, पत्तन मतलब बंदरगाह ही होता है। अंतर्देशीय जलमार्ग ये किसी नदी में एक जगह से दूसरे जगह पे लोगों के आवागमन के लिए भी किया जाता है, इसको अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। वहीं आगे अगर हम लोग वायु मार्ग की बात करते हैं, तो वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विश्व में यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। अगर आपको कुछ घंटे में एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है और बहुत तीव्र जाना है, तो आप लोग वायु मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक खर्चीला होता है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। मतलब कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आपको यातायात के साधन नहीं पहुंच सकते, जैसे ट्रेन नहीं पहुंच सकती, जैसे गाड़ी नहीं पहुंच सकती, जैसे कार नहीं पहुंच सकती, जैसे बस नहीं पहुंच सकती, वैसे स्थानों, दुर्गम स्थानों पे ये वायु मार्ग के द्वारा जाया जा सकता है। यह यातायात का दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं मुहैया कराने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तो दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस,
फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा है। ये कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन, मतलब कहने का मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं। इसको आप लोग नोट करते चलिए, ये सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अगर संचार की बात करें, यहाँ पे देखिए हेलीकॉप्टर को दिखाया गया है। अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखिए। ये आप तो लिख ही लेंगे। भाई आजकल का मीडिया क्या है? आजकल का मीडिया तो आप देख ही रहे हैं, राजनीति में कूद पड़ा है, राजनीति की बात कर रहा है आजकल की मीडिया। क्या बात है। संचार, अगर संचार की बात करें तो संचार दूसरे के पास तक सूचना पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तकनीक विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन भी करता है। जैसे संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए ये भी क्वेश्चन आता है कि सूचना क्रांति होता क्या है। तो आप जानते हैं संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। आज तो आप जान ही रहे हैं, आज तो कोविड भैया ऐसा कर दिया कि जूम पे सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, और जूम ये जो है वो संचार के माध्यम से ही ये क्या है, संचारित है। आप सभी जान रहे हैं ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, लेकिन ऑनलाइन हम लोगों का जो बंधन है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, चाहे रजाई में बैठ कर पढ़ रहे हैं, चाहे कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे खड़े होकर पढ़ रहे हैं, ये ऑनलाइन, ये संचार के माध्यम से ही संभव हो सका है। ये सभी कहीं ना कहीं सटेड है। जैसे आप देख सकते हैं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम, क्योंकि आप संचार के माध्यम से बहुत सारे लोगों से एक साथ संपर्क बना सकते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। सैटेलाइट का मतलब आप चौंकिए मत, सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह। जैसे होता है हमारा चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। वहीं अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल के डिमोस और फोबोस 2 उपग्रह हैं। सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा वेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी है। क्या बात है, हम लोग लेके हमेशा यूट्यूब तो चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, मनोरंजन की चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या है, हमारे लिए सुखमय तो है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। क्या बात है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में आज हम लोग एक कोने में बैठ के ना, वो क्या कहते हैं, जो बाइडेन का भाषण सुनते हैं। आज हम लोग एक कोने में बैठकर ना विश्व के अन्य चीज़ों से रूबरू हो जाते हैं। आज हम एक कोने में बैठकर ना वो क्या करते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में बैठे हमारे देश के नागरिक से बात कर लेते हैं, अपने देश के रिश्तेदारों से बात कर लेते हैं। ये सभी जनसंपर्क ही है। क्या है, जनसंपर्क ही है। और जनसंपर्क कितने बड़े पैमाने पे एक साथ हो जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। ये जनसंपर्क से हमारे देश का विकास भी हो रहा है, दुनिया का विकास हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हानिकारक भी है। अगर कोई चीज़ लाभदायक है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ नुकसान भी हैं। चलिए देखिए आप देख सकते हैं ये इसमें थोड़ा कुछ आप लोगों को समझा देता हूँ मैं। देखिए 7 महाद्वीप होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ यातायात के चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे यातायात के चीज़ों को आप लोगों को बताया, साधन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जलमार्ग, एक होता है क्या, एक होता है जलमार्ग, एक होता है वायुमार्ग, एक होता है वायुमार्ग, एक होता है रेल मार्ग और एक होता है स्थल मार्ग।
स्थल मार्ग। ये 4 प्रकार के मार्ग हैं और इनको मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए, ये जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये है एशिया, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे ये नीचे जो है ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 7 महाद्वीप होते हैं और 5 महासागर हैं। जैसे ये प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत का ही है। ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये देखिए यह आकार का अटलांटिक महासागर। ये हो गया हिंद महासागर और ये हो गया दक्षिणी महासागर। ऊपर हो गया आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर भी नीचे होता है। देखिए इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों एक काम किया करिए कि आप लोगों को जो अभ्यास प्रश्न होता है इसको आप लगाने की कोशिश किया करिए, ताकि आप लोगों को ये भी तो पता चले कि आखिर हमारे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर देख पा रहे हैं या नहीं। अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में पूछिए हमसे, ताकि मैं उन सब चीज़ों का आंसर दे सकूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं। परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं आप जानते हैं। बस्ती से आप क्या समझते हैं आप जानते हैं। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या होते हैं आप जानते हैं। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए आप जानते हैं। रेल मार्ग बहुत सस्ता होता है और हमें तीव्रता से क्या करता है, एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जाता है। संचार से आप क्या समझते हैं, बहुत चीज़ें समझते हैं। जनसंपर्क माध्यम क्या है ये सब जानते हैं आप। इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है, संचार का साधन इसमें से कौन नहीं है बताइए। आप बता सकते हैं संचार का साधन ये मेज नहीं है। इनमें से कौन सा सड़क या भूमिगत निर्माण है, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सबवे। ये सभी क्या है, इनमें से कौन सड़क का भूमिगत निर्माण है, ये देखिए सबवे है। किसी द्वीप, ये सारी चीज़ें आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि आप चैप्टर जो पढ़ा होगा ना वो सबका इन सबका आंसर कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये चैप्टर समाप्त करता हूँ। चैप्टर समाप्त हो गया है। अगले चैप्टर में हम लोग एक नए चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करिए। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वो हम अगर कहीं या फिर मिस्टेक भी हो रहा है तो आप कमेंट करिए। कमेंट करके हमसे पूछने की कोशिश करिए कि आखिर मिस्टेक कहाँ हुआ है, ताकि मैं अगले वीडियो में कम से कम सुधार तो ला सकूं। दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज इसमें। और इनसे ही छोटे छोटे चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।